रीबर्थ फ्रॉम द स्टोरी एपिसोड 180। इधर ईशानी सार्थक से फोन पर बात कर रही थी। ईशानी, ईशानी, तुम्हारे एग्जाम्स आज खत्म हो चुके हैं, है ना? तुम दिल्ली कब आ रही हो? फोन पर भी ईशानी सार्थक की एक्साइटमेंट को साफ महसूस कर सकती थी। जब तुम दिल्ली आओगी तो प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, ताकि मैं तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड में आने का अरेंजमेंट करवा सकूं। सार्थक की एक्साइटेड और तेज आवाज सुनकर ईशानी ने अपने माथे को रोड़ा और अपना फोन कान से थोड़ा दूर रखते हुए बोली, मैं कुछ दिनों में वहां आ रही हूँ, और अगर ट्रेनिंग कैंप के बाद मेरे पास टाइम बचा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ईशानी ने सार्थक से कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन सार्थक को लगा कि जब ईशानी ने खुद से ये बात कह दी है तो इसका मतलब है कि वो जरूर आएगी। ठीक है, डैन इट्स अ डील, मैं तुम्हारा दिल्ली में इंतजार करूंगा। सार्थक की बात सुनकर ईशानी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम पहले से ही दिल्ली में हो? क्या वो लोग अभी कुछ दिनों पहले तक मसूरी में नहीं थे? इस वक्त तक तो उन्हें निक के गैराज से अपनी कार पिक करनी चाहिए थी, तो फिर सार्थक इतनी जल्दी दिल्ली वापस क्यों चला गया था? हालांकि सार्थक इस बारे में फिलहाल बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। जिस रात उन लोगों ने निक के गैराज से अपनी कार पिक की थी, उसी रात उसके जूनियर चाचू ने उसके लिए दिल्ली वापस जाने की टिकट भी बुक कर दी थी। उसे देहरादून में अपने घर तक वापस जाने का मौका नहीं मिला और अयान ने उसे उसके सामान के साथ सीधा एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। सार्थक के पास इस वक्त प्लेन में बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ईशानी का सवाल सुनकर सार्थक थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, मैं अभी अभी दिल्ली वापस लौटा हूँ। अब क्योंकि उसे पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं थी, इसीलिए ईशानी ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार सार्थक देहरादून से पहले भी दिल्ली में रह चुका था, इसीलिए उसके लिए वापस दिल्ली जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उसने कार की विंडो से बाहर देखा और पाया कि रेहान युवराज को बुक देकर वापस आ चुका था। मैं अब फोन रखती हूँ, जब मैं दिल्ली आ जाऊंगी हम तब बात करेंगे। ऑल राइट देन, इट्स अ प्रॉमिस। सार्थक को लगा कि ईशानी अलवाई जरूर आएगी और इससे उसके घायल दिल को थोड़ी राहत मिली, इसीलिए उसने खुशी खुशी फोन रख दिया। रेहान ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। हो गई बात? वो हमेशा की तरह मुझे अलवाई आने की कह रहा था, ईशानी ने कहा। तो रेहान अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुक गया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, वो काफी जिद्दी है। ईशानी ने अपना फोन वापस रख दिया और फिर रेहान से बोली, मिस्टर रायचंद, आपको मुझे घर वापस ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। रेहान ने अपना हाथ उठाया और धीरे से ईशानी के माथे पर अपनी फोरफिगन से नॉक करते हुए बोला, इट्स ओके, बेदी विला रास्ते में ही पड़ेगा। वैसे तो बेदी विला गोल्डन पैलेस वाले रास्ते में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए रेहान का कॉन्फिडेंस देखकर ईशानी बिल्कुल निशब्द हो गई। वो झूठ भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता था, ऐसा टैलेंट बहुत ही कम लोगों में होता है। इधर युवराज दरवाजे पर ही खड़ा था। जिस जगह पर वो खड़ा था वहां से वो क्लियरली देख सकता था रेहान ने कैसे ईशानी के माथे पर अपनी उंगली से प्यार से नॉक किया था जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। ईशानी ने अपनी नाक से कोड़ ली। रेहान ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया और फिर ईशानी को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर ईशानी थोड़ा रिलैक्स हो गई और आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। कार तेजी से वहां से चली गई। युवराज काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। जब उसने महसूस किया कि बाहर से ठंड घर के अंदर घुस रही थी, तब जाकर वो घर के अंदर वापस चला गया। युवराज ने जब दरवाजा खोला था तब उसने अपना जैकेट नहीं पहना था। उसने सिर्फ एक पतला सी कॉफी कलर की फुल स्लीव्स वाली वुलन की टी शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए इतनी देर तक बाहर खड़े रहने की वजह से उसका शरीर थोड़ा ठंडा हो गया था। अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ युवराज वापस लिविंग रूम में आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी बुक को बिना पढ़े ही कॉफी टेबल पर पटक दिया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार भी उस बुक की तरफ नहीं देखा। इधर ईशानी जब बेदी विला वापस लौटी तो उसने पाया कि साक्षी उससे पहले ही घर वापस आ चुकी थी। असल में संजना ने डिनर के बाद सबके साथ क्लब जाने का प्लान बनाया था, लेकिन साक्षी का मूड आज कुछ खास ठीक नहीं था और उसने ये कहकर सबको मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। घर आने के बाद साक्षी अपने कमरे में आ गई। उसने अंदर से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और तुरंत अपनी कजिन अनारा को कॉल लगा दिया। हाल ही में इस मामले की वजह से अनारा भी काफी परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि उसने अपनी गलती को छिपाने के लिए काफी अच्छे से प्लानिंग की थी, लेकिन कौन जानता था कि उस ईशानी का लॉयर सिघानिया फैमिली से होगा। उन लोगों ने इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीकों का इस्तेमाल किया था। अनारा को भी अब साक्षी पर तरस आ गया और उसने साक्षी से कहा, फिक्र मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
तुम्हें बस अपनी बात पर अड़े रहना है और तुम्हें कुछ भी मानने की या एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों को पक्के सबूत नहीं मिले तो वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अनारा ने काफी देर तक साक्षी को समझाया और उसे सांत्वना दी। धीरे धीरे साक्षी भी शांत महसूस करने लगी। थैंक्स अनारा दी, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी। साक्षी ने इतना कहकर अपने होंठ काटे और फिर आगे बोली, मुझे डर था कि अगर मॉम और डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों मुझसे नाराज हो जाएंगे। साक्षी की बात सुनकर अनारा ने तुरंत कहा, वो दोनों ऐसा नहीं करेंगे। ये कंपनी इस तरह का ही बिजनेस करती है और टाइम टू टाइम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसती रहती है। उन लोग को अब इसकी आदत पड़ चुकी है, इसीलिए वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके अलावा तुम्हारे मॉम डैड हाल ही में नाइग्रा ब्रिज प्रोजेक्ट में काफी बिजी हैं, इसीलिए उनके पास ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह करने का टाइम नहीं होगा। तभी अचानक से साक्षी को दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ईशानी घर वापस आ गई थी, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे बहुत अफसोस कि मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी अनारा दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर साक्षी ने तुरंत फोन रख दिया। बाहर से आते कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और अचानक ही ये आवाज साक्षी के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। साक्षी ने एकदम से अपनी सांसें थाम ली। साक्षी को ऐसा लगा जैसे कि ईशानी ने उसके दिल को रौंद दिया हो। जब वो एकदम से उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई, उसकी बॉडी इस वक्त काफी टेंस हो चुकी थी। भले ही अनारा ने बार बार उसे ये यकीन दिलाया था कि साक्षी का इस मामले में इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से एक्सपोज नहीं हुआ है और रेहान ने भी कहा था कि उन्हें अभी तक उस वीडियो भेजने वाले सोर्स का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी साक्षी काफी डरी हुई और परेशान थी। इधर ईशानी ने साक्षी के बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर अचानक ही धीरे से मुस्कुरा उठी। साक्षी के कमरे की लाइट्स अभी भी ऑन थी, इसीलिए जाहिर सी बात थी कि साक्षी को पता था कि ईशानी उसके कमरे के बाहर खड़ी है, लेकिन फिर भी उसकी अपने कमरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर तक रुकने के बाद ईशानी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हालांकि उसके दूर जाते हुए कदमों की आहट को सुनकर भी साक्षी के दिल को अभी तक राहत नहीं मिली थी। उसके मन ढेर सारे परेशान कर देने वाले ख्याल घूमने लगे। ईशानी आखिर उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? क्या वो अंदर आकर उस बारे में मुझसे पूछताछ करना चाहती थी या फिर कोई और बात थी? क्या उसे उस सूरज चौधरी वाले मैटर को लेकर भी मुझ पर शक होने लगा है? नॉक नॉक। अपने कमरे के दरवाजे पर अचानक से हुई इस दस्तक को सुनकर साक्षी चौंक गई। कौन है? डर और घबराहट की वजह से साक्षी की आवाज थोड़ी तेज और रुद्ध हो गई थी। साक्षी, ये मैं हूँ, मम्मा। दरवाजे के बाहर से आरती की आवाज सुनकर फाइनली साक्षी ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फाइनली जब साक्षी को लगा कि अब वो नॉर्मल हो गई है तो उसने दरवाजा खोला और आरती से बोली, मॉम बहुत रात हो गई है, आप इस वक्त आराम करने के बजाय यहाँ क्या कर रही हैं? आरती के हाथ में इस वक्त धुले हुए कपड़ों का एक ढेर था। उसने उन कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा किया और बोली, तुम जल्द ही ट्रेनिंग कैंप के लिए दिल्ली जा रही हो ना, और वहाँ तो देहरादून से भी ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े निकाल दिए हैं। तुम्हें वहाँ अपने साथ ज्यादा गर्म कपड़े ले जाने चाहिए। साक्षी को ये सुनकर काफी राहत महसूस हुई और उसने आगे बढ़कर आरती की बाह को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स मॉम, आप इन्हें यहीं पर रख दीजिए, मैं अपना सूटकेस बाद में पैक कर लूंगी। आरती ने सारे कपड़े बेड पर रख दिए और फिर साक्षी से पूछा, क्या तुम अपनी पढ़ाई कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? साक्षी ने ये सुनकर तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं मॉम, मैं तो बस कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। ईशानी दी भी मेरे साथ जा रही है और वहाँ ट्रेनिंग कैंप के इंचार्ज टीचर आरव सर के फ्रेंड हैं, इसीलिए सब काफी अच्छे से अरेंज हो गया है। साक्षी की बातें सुनकर आरती को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें भी ज्यादा स्ट्रेस महसूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स अभी अभी ही खत्म हुए हैं, इसीलिए तुम बस आराम और थोड़ा रिलैक्स करो। तुम अपनी प्रैक्टिस कल से भी शुरू कर सकती हो। ऑल राइट, थैंक्स मॉम। अगले दिन ईशानी अपने रेटेंड अपार्टमेंट में वापस आई और वहां से उसने अपने लिए कुछ चीजें पैक कर ली। देहरादून एयरपोर्ट बेदी फैमिली के ड्राइवर ने ईशानी और साक्षी को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। आरती और अक्षत भी उन्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साक्षी अपने ट्रेनिंग कैंप के सेंटर पर पहुंचकर मॉम को एक मैसेज भेज देना, इस बारे में भूलना मत, आरती ने साक्षी का स्कार्फ ठीक करते हुए कहा।
अक्षत एक तरफ खड़ा था और साक्षी का सूटकेस उठाने में उसकी मदद कर रहा था। साक्षी दी, मुझे और मॉम को आपकी बहुत याद आएगी, अक्षत ने कहा। तो साक्षी मुस्कुराई और फिर उसने धीरे से अक्षत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ईशानी दी, और मैं तुम्हें बहुत मिस करेगी। ये सुनकर अक्षत तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मिस करे। ईशानी ने कार के ट्रंक में से अपना सूटकेस निकाला और फिर उन 3 लोगों की लविंगम फैमिली पर एक उड़ती हुई नजर डालकर वो सीधा एंट्री गेट की बढ़ने लगी। ईशानी ने कार के ट्रंक में से अपना सूटकेस निकाला और फिर उन 3 लोगों की लविंगम फैमिली पर एक उड़ती हुई नजर डालकर वो सीधा एंट्री गेट की तरफ बढ़ने लगी। ईशानी एक 24 इंच का बड़ा सा सूटकेस लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पतली और लंबी लग रही थी। आरती ने उसके बड़े से सूटकेस को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो ट्रेनिंग कैंप सिर्फ 2 हफ्तों के लिए था। आरती ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी सारी चीजें लेकर आ जाएगी। जब ईशानी पहली मसूरी से देहरादून बेदी फैमिली के पास आई थी, तब वो अपने साथ सिर्फ एक बैग लेकर आई थी और अब तो वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए दिल्ली जा रही थी, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। असल में आरती ईशानी से कहना चाहती थी कि वो वहाँ ट्रेनिंग कैंप में साक्षी का ठीक से ख्याल रखे, क्योंकि वो बड़ी बहन थी। लेकिन फिर जब आरती को याद आया कि कैसे हर बार उसकी ईशानी से बात करने की कोशिश बहस में बदल जाती थी, तो उसने ये ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया। ईशानी दी, प्लीज मेरे लिए भी रुकिए, साक्षी ने ईशानी से कहा। उसने अक्षत से अपना सूटकेस लिया और बोली, मॉम हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग भी अब वापस चले जाइए। आरती ने साक्षी को गले लगा लिया और कहा, ये पहली बार है जब तुम अकेली कहीं जा रही हो, इसीलिए अपना ठीक से ख्याल रखना, ओके। साक्षी दी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत कॉल कर देना, अक्षत ने कहा। अक्षत असल में मस्ती करने के लिए साक्षी के साथ दिल्ली जाना चाहता था, हालांकि उसकी मॉम ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी, इसीलिए उसे ये ख्याल छोड़ना पड़ा। साक्षी मुस्कुराई और उड़ने अक्षत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सिर्फ 2 हफ्तों की ही बात है और ये वक्त काफी जल्दी बीत जाएगा। मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगी, लेकिन इस दौरान तुम्हें मॉम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है और उनकी हर बात माननी है, ठीक है। अक्षत ने जैसे ही ये सुना कि साक्षी उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगी तो वो खुश और तुरंत साक्षी की बात मानते हुए बोला, इट्स अ डील। आरती ने उसकी इस हरकत पर अपना माथा सहलाया और कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी बड़ी बहन से गिफ्ट्स लेना ही आता है। अगर तुम अपनी बहन के मुकाबले आधे भी अच्छे होते ना, तो तुम्हारे डैड ही तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद देते। इतना कहकर आरती ने धीरे से अक्षत के माथे पर अपनी फोरफिगन से नॉक किया तो अक्षत ने अपना मुहम बना लिया। वो 3 लोग इस वक्त साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ईशानी पहले ही बिना उनकी तरफ ध्यान दिए एंट्री गेट के अंदर चली गई थी। मॉम, अक्षु, अब मैं भी चलती हूँ, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा, बाय, साक्षी ने कहा और तुरंत अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए ईशानी के पीछे चली गई। युवराज पहले ही आ चुका था और वो इस वक्त चेक इन काउंटर पर था। वो सिर्फ एक छोटा सा व्हाइट कलर का ट्रॉली बैग लेकर आया था और ईशानी के मुकाबले उसका ये बैग कारी हल्का नजर आ रहा था। ईशानी भी अगले काउंटर पर चेक इन कर रही थी। साक्षी भी लाइन में इंतजार कर रही थी। उसके और ईशानी के बीच सिर्फ कुछ ही लोग खड़े थे। ईशानी ने और युवराज ने जब एक दूसरे को देखा तो उन दोनों ने ही धीरे से सिर हिलाकर एक दूसरे खामोशी से ग्रीट किया। ईशानी ने अपने बोर्डिंग पास को देखा, उसे एक विंडो सीट मिली थी। थोड़ी देर बाद साक्षी भी वहां आ गई। हालांकि वो ईशानी के साथ रहना तो नहीं चाहती थी, मगर ऐसा करने वो और दोषी साबित हो सकती थी, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा युवराज भी वहां था। ये सब सोचते हुए साक्षी ईशानी के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। ईशानी का ध्यान अपने फोन पर था। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। किसी ने भी अभी तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। तभी साक्षी इस खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ईशानी दी, पिछली बार जब आप दिल्ली गई थी तब आप कहाँ गई थी? ये काफी इंटरेस्टिंग है। उस बात को गुजरे तब से अब तक इतना वक्त बीत चुका था, लेकिन फिर भी साक्षी ने इसका जिक्र अभी ही किया। ईशानी ने अपना सिर भी नहीं उठाया और हल्की आवाज में कहा, बस आस पास ही। साक्षी उसका जवाब सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गई और तब उसे पता चला कि ईशानी उससे अब एक और शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। ठीक उसी वक्त युवराज का फोन बज उठा। उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, हेलो राजीव सर। एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव सर की ही थी और उन्होंने उन तीनों के शेड्यूल के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। अब क्योंकि युवराज क्लास मॉनिटर भी था और उनके पूरे ग्रुप में एक लौता लड़का था, इसीलिए राजीव सर ने उसे ही कॉल किया। ये जानने के बाद कि वो तीनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं,
राजीव सर ने उन्हें कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर कॉल कट कर दिया। जल्द ही प्लेन बोर्ड करने का टाइम भी आ गया। युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, लेट्स गो, टाइम हो गया है। प्लेन की टिकट स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पहले ही बुक की जा चुकी थी, इसीलिए उन तीनों की सीट्स आसपास ही थी। ईशानी की विंडो के पास वाली सीट थी, साक्षी उसके बगल में बैठी हुई थी और युवराज और साक्षी के बीच बस एक आइजल की दूरी थी। ईशानी ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और अचानक ही देखा कि उसके फोन की स्क्रीन ऑन हो गई थी। उसे रेहान का मैसेज आया था, सेफ जर्नी। वो ईशानी की फ्लाइट के टेक ऑफ होने का टाइम जानता था, इसीलिए उसने जानबूझकर इस टाइम पर ईशानी को वो मैसेज भेजा था। थैंक्स मिस्टर रायचंद, उसने रेहान के मैसेज का रिप्लाई दिया और फिर अपना फोन ऑफ कर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। इस बार ईशानी काफी लंबे वक्त तक दिल्ली में रुकने वाली थी, इसीलिए अब रेहान से दोबारा मिलने में उसे थोड़ा वक्त लगने वाला था। उसने फोन अपने जींस की पॉकेट में रख दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर बैठ गई। 2 घंटे बाद प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्लेन से उतरने के बाद ईशानी और साक्षी दोनों ही अपना लगेज कलेक्ट करने चले गए। युवराज उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा फोन पर राजीव सर से बात कर रहा था, जो कि एयरपोर्ट एग्जिट पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही साक्षी और ईशानी ने अपना लगेज कलेक्ट किया और फिर वो तीनों एग्जिट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही तीनों एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने भीड़ में खड़े एक शख्स को देखा जिसने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा हुआ था। उस बोर्ड पर उन तीनों के नाम लिखे हुए थे। युवराज आगे बढ़ा और उस शख्स से बोला, राजीव सर। राजीव सर ने पहले ही उन तीनों को देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत आगे आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम युवराज हो, है ना? राजीव सर ने जैसे ही उन तीनों को देखा तो उन्होंने चुपके से एक लंबी आह भरी। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के प्रीलिम्स राउंड में ऑलरेडी सिटी रैंकिंग में 5 में से पहले 3 स्पॉट्स हासिल कर सबको चौंका दिया था। ये काफी इम्प्रेसिव था। इसके अलावा ये तीनों फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हद से ज्यादा गुड लुकिंग भी थे। हेलो राजीव सर, ईशानी और साक्षी ने भी उन्हें ग्रीट किया। राजीव सर काफी फ्रेंडली थे। देहरादून से बाकी के 2 फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स दोपहर में ही आ रहे हैं। मैं तुम तीनों को पहले कैंप सेंटर पर ड्रॉप कर देता हूँ, बाद में उन्हें पिक करने आ जाऊंगा। लेट्स गो, हमारी कार बाहर है, राजीव सर ने कहा तो तीनों आकर जल्दी से कार के अंदर बैठ गए। कार के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा सेंट टेरेसा हाई स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार सेंट टेरेसा हाई स्कूल के मेन गेट के सामने आकर रुकी। हम पहुंच गए, राजीव सर ने कहा तो ईशानी, साक्षी और युवराज तीनों कार से बाहर निकल गए। सेंट टेरेसा हाई स्कूल दिल्ली के सबसे बेहतरीन और टॉप हाई स्कूलों में से एक था और ये स्कूल काफी पुराना भी था। अब क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, जिस वजह से जगह काफी सुनसान लग रही थी। हालांकि मेन गेट के सामने खड़े होने भर से ही इस स्कूल की गहन विरासत का एहसास होता था। राजीव सर उन तीनों को अंदर ले आए और उन्होंने कहा, पहले मैं तुम तीनों को तुम्हारे हॉस्टल रूम्स दिखा देता हूँ। तुम लोग आज आराम से रेस्ट कर लो, क्योंकि इस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ऑफिशियली कल से स्टार्ट होने वाली है। चलते चलते राजीव सर ने उन तीनों को स्कूल की हिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी काफी कुछ बताया। वहाँ जो 2 बिल्डिंग्स है वो टीचिंग बिल्डिंग्स है, वहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए हैं और उसके बगल वाली ऑफिशियल बिल्डिंग है, वहाँ भी सारे ऑफिस बने हुए हैं। ऑफिशियल बिल्डिंग के ठीक सामने प्लेइंग ग्राउंड है और हाँ, टीचिंग बिल्डिंग के ठीक पीछे एक गार्डन भी है, उसका नाम स्प्रिग वैली गार्डन है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी आराम से राजीव सर की बातें सुनते हुए सबसे पीछे चल रही थी, मगर तभी अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर आकर टिक गई। वो एक तस्वीरों से भरी हुई दीवार थी और उस दीवार पर बिल्कुल टॉप में काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ सेंट टेरेसा हाई स्कूल। उस दीवार पर ऊपर राइट साइड में जानी पहचानी सी फोटो लगी हुई थी। उस लड़के ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसका सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसके होठों पर एक बेपरवाह सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की सर्द लग रही थी। वो बिल्कुल आसमान में निकले किसी चांद की तरह अनरिचेबल लग रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रेहान था। वो फोटो 16 साल के रेहान की थी, जो कि ईशानी के आलस से भरे और बेपरवाह रेहान से काफी अलग दिख रहा था। उस फोटो में रेहान काफी यंग लग रहा था और उसकी आंखों में एक नेचुरल एरोगेंस भरा हुआ था। वो बादलों में छुपे सूरज की तरह था, जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही घातक आकर्षण था। कोई अगर एक नजर उसकी आंखों में देखता तो वो खुद को डूबने से रोक नहीं सकता था। तभी अचानक से राजीव सर ने नोटिस किया कि ईशानी उनके पीछे नहीं आ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो उस तस्वीरों वाली दीवार को देख रही थी
और फिर उन्होंने अचानक ही एक बेबसी भरी आह भरी। रेहान की फोटो काफी सालों से यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कितनी आसानी से सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। वो रेहान रायचंद हैं, राजीव सर ने एकदम से कहा। वो मेरा और आपके टीचर आरव सर का हाई स्कूल क्लासमेट था। हालांकि वो लोग सिर्फ 1 साल के लिए ही क्लासमेट्स थे। उसके बाद रेहान और आरव ने डायरेक्टली क्लासेस स्किप कर यूनिवर्सिटी में अपने टैलेंट और अनबीटेबल नॉलेज के दम पर एडमिशन ले लिया था। इसी के साथ वो लोग एक हताश और निराश स्टूडेंट्स के ग्रुप को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रगल करने के लिए छोड़ गए थे। राजीव सर की बात सुनकर साक्षी और युवराज ने भी उस दीवार की तरफ देखा। सेंट टेरेसा स्कूल को बने हुए लगभग 60 साल हो चुके थे। इस स्कूल की हिस्ट्री काफी पुरानी थी। अलग अलग फील्ड से कई कामयाब हस्तियां इस स्कूल से पास आउट होकर निकली थी। इस दीवार पर फोटो लगना अपने आप में ही एक स्टूडेंट की एक्सीलेंस और उसके इंटेलिजेंस का प्रूफ था। रेहान इस दीवार पर सबसे कम उम्र का था। उसका यंग और हैंडसम चेहरा सबके बीच सबसे अलग और अट्रैक्टिव लग रहा था। राजीव सर की बात सुनकर अचानक ही ईशानी अपने होश में आई और उसने कहा, आपको रोकने के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट। राजीव सर का नेचर काफी फ्रेंडली और अच्छा था, इसीलिए उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और वैसे भी आज का मेरा मेन टास्क आप लोगों को यहाँ के एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवाना है, और फिर मैं भी आप बच्चों की एज से गुजर चुका हूँ, इसीलिए आई टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इतना कहकर वो थोड़ा दुखी होते हुए बोले। उस टाइम पर रेहान के इस हैंडसम चेहरे ने की लड़कियों को उसका दीवाना बना दिया था। ये तस्वीर यहाँ काफी टाइम से लगी हुई है। फिर भी हर साल जब भी यहाँ पर नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो अक्सर इस फोटो वॉल को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो हर किसी को इसकी आदत हो चुकी है। राजीव सर काफी यंग थे, वो ईशानी और बाकी सबसे सिर्फ कुछ साल ही बड़े थे, इसीलिए वो इन सभी टॉपिक्स पर उन तीनों से काफी कैजुअली बातें कर पा रहे थे। इसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच था। रेहान का क्लासमेट होना अच्छा भी था और काफी दर्दनाक भी। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि रेहान बेशक एक बेहतरीन स्टूडेंट था और ऐसे शख्स का क्लासमेट होना काफी सम्मान की बात थी, और कहीं ना कहीं बाकी के स्टूडेंट्स के दर्द की वजह भी यही थी कि रेहान सबसे बेहतरीन था। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेहान के कंपैरिजन में हर कोई फीका पड़ जाता था। रेहान के साथ कंपैरिजन में आना असल में काफी निराशाजनक था। ईशानी ने ये सुनकर दोबारा उस तस्वीर को देखा। यंग रेहान वाकई में बहुत सारी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का हुनर रखता था। फिर वो अपना लगेज खींचते हुए अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गई।